हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ फार्मा पाठशाला। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वही जो लास्ट टॉपिक जो हमारा था वीडियो का, लाइक इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग इनटू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था बेसिक्स अबाउट इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड व्हाट आर द वेरियस प्रोसीजर विच आर जनरली being used into the pharmaceutical industry in order to perform the environmental monitoring, right? So in which I told you about like I told you basics about active air sampling, and as well as the passive air sampling. So in this video, we will stick to the same topic, and detailed discussion we will have in this session about active air sampling as well as the passive air sampling, right? So before I would begin, I would request you all, please like this video and please subscribe to our channel and press the bell icon, right? And also please share this video in your maximum contacts, right? So let's start. So friend, लास्ट वीडियो में हमने, कि जैसे आपको पता ही कि हमने इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग बेसिकली उसकी डेफिनेशन क्या है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्यों करते हैं, व्हाट इज़ द रैशनल बिहाइंड इट, राइट? एंड कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग को हम परफॉर्म करते हैं विद इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और उसका बेसिकली साइंटिफिक पर्पस क्या है, क्यों करते हैं, एयर क्लीननेस लेवल वगैरह क्या है, इन सब के बारे में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था पिछले वीडियो में, राइट? सो आज हम और इसके साथ मैंने आपको पिछले वीडियो में यही बताया था कि एक्टिव एयर सैम्पलिंग, मतलब पहले तो ये बताया था कितने टाइप की होती है इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। तो दो टाइप की होती है, जैसे आपको पता है। पहला तो होता है एक्टिव एयर सैम्पलिंग और दूसरा होता है पैसिव एयर सैम्पलिंग, राइट? सो आज की वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अबाउट एक्टिव एयर सैम्पलिंग एज वेल एज पैसिव एयर सैम्पलिंग, राइट? सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्टिव एयर सैम्पलिंग। ओके, सो फ्रेंड, एक्टिव एयर सैम्पलिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक्टिव एयर सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो भी हम मीडिया प्लेट्स, जो कि हम प्लेट्स प्रिपेयर करते हैं, जो मतलब हम इन द सेंस कि माइक्रोबायलिस प्रिपेयर करते हैं, तो उस प्लेट की जो साइज होती है इन mm, दैट इज 55 mm, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है? सो 55 mm की प्लेट होती है। उस प्लेट में सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो भी हमारा स्पेसिफाइड मीडिया है विच इज़ SCD है। व्हाट इज़ SCD है? सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट अगर मीडियम, राइट? तो इसका एक ये मीडिया हम मीडिया का कंसंट्रेशन प्रिपेयर बनाते हैं और उसको फिर प्लेट, जो हमारा रिस्पेक्टिव प्लेट है जिसके थ्रू हम सैम्पलिंग करने वाले हैं सॉरी, तो उस प्लेट को मीडिया के कुछ सर्टेन स्पेसिफाइड अमाउंट उसका हम प्लेट पे एक्सपोज करा के, ठीक है, फिर उस प्लेट को मतलब ओवरनाइट उसको ड्राई करते हैं, और उसके बाद उस प्लेट को हम एरिया में ले आके और जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं फॉर द सैम्पलिंग पर्पस ऑफ द एयर, जो भी हमारा कंट्रोल एरिया है, जो कि मैंने आपको, और क्लासिफाइड एरिया है, जो कि मैंने इसके बारे में आपको बेसिक बताया था पिछली वीडियो में। तो उस एरिया में जहाँ पे भी हमें सैम्पलिंग करनी है, एक्टिव एयर सैम्पलिंग करनी है, सो वहाँ पे हम एयर सैम्पलर के ऊपर जो हमारा जो 55 mm की प्लेट है उसके ऊपर इसको फिक्स करके, और जो भी बेसिकली मेरा जो भी मेरा कंट्रोल, जो भी मेरा लेमिनार एयर फ्लो है, जैसे कि मेरा RLF स्टेशन वगैरह है, जो कि अगर हम एसेप्टिक एरिया की बात करें इंजेक्टेबल प्लांट्स में, तो हम सबको पता ही होगा, जो एक्सपीरियंस फ्रेंड हो गया या फिर जो फ्रेशर, उनको मैं बता देता हूँ कि बेसिकली RLF लेमिनार एयर फ्लो का कॉन्सेप्ट होता है। बेसिकली जो हमारे इंजेक्टेबल प्लांट होते हैं वहाँ पे RLF का कॉन्सेप्ट होता है, पर RLF बोले तो RLF तो हमारा रिवर्स लेमिनार एयर फ्लो हो गया, वो हम डिस्पेंसिंग एरिया में यूज़ करते हैं। बेसिकली हम LF यूज़ करते हैं। फिलिंग रूम की अगर बात करें, जैसे जो ग्रेड ए एरिया है जिसका बैकग्राउंड भी है, तो वहाँ पे हम LF यूज़ करते हैं। पर्पज़ वही है कि टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ कंटामिनेशन, राइट? तो वहाँ पे हम LF वगैरह यूज़ करते हैं। तो जो LF पे जो लोग एक्सपीरियंस होंगे उनको पता होगा कि कांस्टेंट एयर ऊपर से हेपा फिल्टर के थ्रू LF स्टेशन में जा रहा है, फिर वहाँ से फिर वो अगेन वो फिल्टर होके वो जो हमारा वर्किंग स्टेशन है वहाँ पे वो गिर रही है, राइट? तो बेसिकली वहाँ पे हम एयर सैम्पलर को रख देते हैं, जिसमें कि ऑलरेडी मेरा 55 mm की प्लेट हमने फिट करी हुई है, ठीक है? और मैं ट्राई करूँगा कि एक ना पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में, मतलब कोई आर्टिकल देखूँगा कोई जिसका कॉपीराइट वगैरह ना हो, नेट से डाउनलोड करके मैं पिक वहाँ पे आर्टिकल का पिक वगैरह मैं डाल दूँगा, जिससे कि आपको ना पिक्टोरियल आपको समझ में आए कि एक्टिव एयर सैम्पल में एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे। वो एक पिक्टोरियल आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको डाल दूँगा लिंक, सो वहाँ पर आप डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है? सो डोंट वरी। तो बेसिकली एयर सैम्पलर में प्लेट लगा दी हमने और प्लेट को हम स्टेशन के ऊपर रख देते हैं, ठीक है? और जो एयर आती है, एयर जो सीधे जो एयर सैम्पलर मतलब प्लेट पे जो प्लेट लगा उस प्लेट पे गिरती है, तो उस एयर की हम बेसिकली एयर सैम्पलिंग कर रहे हैं। और फिर वो जो प्लेट जो एयर के थ्रू पास हुआ
जो एयर उस पर पास हुआ प्लेट को, फिर उस प्लेट को हम जो भी हमारा कलेक्शन जो एक स्टेराइल कलेक्शन जो हमारा एक बॉक्स होता है उसमें डाल के, और फिर उसको माइक्रोबायोलॉजिस्ट लेके जाता है अपने इंक्यूबेशन अपने जो मतलब आपका जो उसका मतलब टेस्टिंग लैब है, माइक्रोबायोलॉजिकल रूम है, वहाँ पे फिर उसको अलग अलग कंडीशन की, जो कि मैं आपको पहले बताया था, इंक्यूबेटर अलग अलग कंडीशन की होती है। फॉर द बैक्टीरिया 30 बिटवीन 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्यूबेटर होता है, उसमें हम उस प्लेट को डालते हैं फॉर 3 डेज। सिमिलरली 20-25 का डिग्री का एक इंक्यूबेटर होता है जो कि फंगस की काउंट बताता है, ठीक है। वहाँ पे उसको एक्सपोज कर देते हैं, और वहाँ पे फिर हम और फिर उसके माध्यम से फिर हम देखते हैं कि कितना कितना काउंट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अलग अलग क्लासिफाइड एरिया के लिए अलग अलग रेगुलेटरी गाइडलाइंस ने अलग अलग मतलब लिमिट्स दी हुई है। लाइक फॉर ग्रेड ए के लिए अलग लिमिट है। जैसे ग्रेड ए की बात करें, अगर हम वायबल काउंट की बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो लिमिट्स की बात करें, जो स्पेसिफाइड लिमिट सजेस्ट किए गए गाइडलाइन द्वारा, तो ग्रेड ए में नॉट मोर देन 1 है। कोई भी रेगुलेटरी, चाहे डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन लो, चाहे ईयू गाइडलाइन ले लो, चाहे यूएसपी ले लो, ठीक है, उसमें जो ग्रेड ए के लिए नॉट मोर देन 1 ही दिया हुआ, राइट। अच्छा, अब ग्रेड बी के केस में यू मतलब कहीं कहीं थोड़ा बहुत मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है। जैसे कहीं कहीं पे नॉट मोर देन 5 है, फिर उसके बाद से कहीं कहीं पर ग्रेड बी यूएसपी की अगर बात करें तो वहाँ पे नॉट मोर देन 7 है, राइट। तो 1, 5 मतलब और सी और डी के लिए आपका फिर आपका वही है 50 एंड 100, राइट। ये मैं बात कर रहा हूँ सेटल प्लेट की, सेटल प्लेट लिमिट की बात कर रहा हूँ। अभी जो बात कर रहे हैं एक्टिव एयर सैम्पलिंग की, तो उसमें आपका लिमिट ग्रेड ए के लिए तो कॉमन हो जाएगी, ठीक है। अब फिर आपका बी के लिए नॉट मोर देन 5 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका सी एंड डी के लिए आपका वो आपका मतलब आपका सेटल प्लेट में अगर सी और डी की बात करें तो फिर 25 एंड 50 हो जाएगा, ठीक है। और वही अगर आप एक्टिव में करेंगे तो सी और डी में क्या हो जाएगा आपका 50 एंड 100 हो जाएगा। वो एक वाइस वर्सा चलता है। वो मैं एक चार्ट आपको ना मैं किसी एक वीडियो में आपको एक ब्लैक बोर्ड पे एक ट्रिक बताऊंगा। जो लोग याद करने का सोच रहे होंगे, तो एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि कोई एक मतलब मेथड का अगर आप याद कर लोगे ना, तो बाकी सब आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, राइट। तो अभी हम एक्टिव एयर सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं, तो ये आपका लिमिट्स वगैरह है, ठीक है। तो बेसिकली हम लैब में माइक्रोबायोलॉजी सैंपल प्लेट्स पे एयर का सैंपल लेके और ले आकर उसको इंक्यूबेट कर देता है, और फिर जो भी उसकी स्पेसिफाइड लिमिट दी हुई है, ठीक है, उस लिमिट के अगेंस्ट पे चेक करता है कि जो भी हमारा प्लेट हमने एक्सपोज करा है, मतलब जो भी हम एयर के सैंपल लिए प्लेट पे, वो उसमें जो भी माइक्रोबायोलॉजिज्म का जो काउंट है, राइट। एक माइक्रोबायोलॉजी लैब में एक आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं हम कॉलोनी काउंटर, राइट। उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको ऑपरेशन फंक्शन क्लीनिंग अबाउट कॉलोनी काउंटर के बारे में बताऊंगा। उसमें आपको बताऊंगा कॉलोनी काउंटर काम कैसे करता है, राइट। सो बेसिकली कॉलोनी काउंटर पे वो प्लेट वाइज वो बता देता है इंक्यूबेट करने के बाद कि मतलब उसमें कॉलोनी काउंटर उसमें काउंट करके बताता है कि कितना कितना लिमिट आ रहा है उस एक पर्टिकुलर प्लेट में, राइट। तो इसके बेसिस पर फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि जो भी हम एक्चुअल में क्लीनिंग प्रोसीजर और एयर क्लीनेस लेवल मेंटेन कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में जो भी स्पेसिफाइड लिमिट सजेस्ट की गई है, और एक्चुअली जो हम प्लेट एक्सपोज करने के बाद चैलेंज करके देख रहे हैं कि जो हमारा क्राइटेरिया स्टैंडर्ड क्राइटेरिया आइदर वी आर मीटिंग इट और नॉट ऑन अ रूटीन बेसिस, राइट। ये होता है एक्टिव एयर सैम्पलिंग, ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड की, जिसको बोलते हैं पैसिव एयर सैम्पलिंग, ठीक है। पैसिव एयर सैम्पलिंग में क्या होता है, जिसको हम सेटल प्लेट मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि सेम पैटर्न होता है। पहले हम जो माइक्रोबायोलॉजी का प्लेट होती है, ठीक है, उसमें सोयाबीन सेम मीडिया का कंसंट्रेशन का बना के, और उसमें उस प्लेट उस पर कुछ कंसंट्रेशन प्रिपेयर करके, और उस मीडिया को प्लेट से एक्सपोज करा के, और फिर ओवरनाइट ड्राई करने के रख देते हैं, ठीक है। उसके अच्छा, इसमें एक डिफरेंस है कि इसमें जो माइक्रोबायोलॉजी जो हमारा पेट्री प्लेट होता है, उसकी जो साइज होती है दैट इज 90 mm, राइट। 90 mm का प्लेट होता है, ओके। तो 90 mm की प्लेट होती है। फिर उस प्लेट को फिर हम उसमें मीडिया एक्सपोज करा के, फिर जो ड्राइड मीडिया वाले जो प्लेट है उसको हम फिर ले आके जो भी हमारा एरिया में अलग अलग जैसे ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी, अलग अलग ग्रेड में क्या करते हैं हम उसको मतलब जो भी हमारा प्रीडिटर डिफाइंड जो लोकेशन है जहाँ पे हम प्लेट एक्सपोज करनी है, ठीक है। तो जो लोग एसेप्टिक एरिया में काम कर रहे हैं उनको पता है एक ट्रिपॉड स्टैंड होता है अलग, वो हर जगह जो भी हमारे एक डिफाइंड लोकेशन है वहाँ पे ऑलरेडी रखी रहती है, वहीं पे ले आके माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो भी उसका इंटरवल है, ठीक है,
जैसे अगर सुबह एक्टिविटी स्टार्ट हुई तो बिफोर स्टार्ट, अब जैसे क्लीनिंग खत्म हुआ उसके बाद से प्लेट लगेंगी, फिर उसके बाद से एक्टिविटी स्टार्ट होगी। जैसे 4 घंटे का इंटरवल पूरा होगा फिर प्लेट रिकवर होंगी और वो जाके फिर अलग अलग इंक्यूबेटिंग कंडीशन में इंक्यूबेट होंगी और उसके आगे से जो भी लिमिट वगैरह है वो हम कॉलोनी काउंटर के माध्यम से उसको हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। ये हो गया सेटल प्लेट। अच्छा, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि अब इसमें 2-3 चीज़ें मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें होता क्या है कि सपोज करें कि जैसे मान लीजिए फीलिंग एक्टिविटी की बात करें, राइट। तो जो फीलिंग एक्टिविटी मान लीजिए 2-4 घंटे, जैसे मान लीजिए इसका तो इंटरवल 4 घंटे का है और फीलिंग चल रही है 10 घंटे 12 घंटे, तो जब तक फीलिंग ऑपरेशन चलेगा ना तब तक हम 4 आवर के इंटरवल को मेंटेन करें। जैसे 4 घंटे हो गए, 4 घंटे बाद पहला प्लेट हमने वहाँ से रिकवर कर लिया, फिर दूसरे से फिर अगर फीलिंग कंटिन्यू है फिर दूसरी प्लेट आएंगी, फिर वो एक्सपोज होके तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली पर्पस क्या होता है कि जो भी हमारा एंटायर रूटीन ऑपरेशन है उस पूरे रूटीन ऑपरेशन में हम एक मतलब क्या बोलते हैं, एक चैलेंजिंग कंडीशन को हम मेंटेन करते हैं। लाइक जो हमारा सेटल प्लेट मेथड होता है, बेसिकली जो प्लेट को हम सेटल करते हैं वो पूरे इंटायर फीलिंग ऑपरेशन को, जो भी हमारा फीलिंग बोले तो पूरी डायनेमिक कंडीशन को हम पूरे स्टैटिक प्लस डायनेमिक कंडीशन दोनों को मेंटेन करते हैं। और ऑब्वियसली जब बिफोर स्टार्टअप मतलब बिफोर क्लीनिंग, तो जैसे ही क्लीनिंग एक्टिविटी जब भी हो गई तो उसके बाद से हमें प्लेट एक्सपोज करना ही करना है, राइट। ये होता है सेटल प्लेट मेथड को, ओके। और फिर अगेन उसमें फंडा वही है कि मतलब इंक्यूबेटिंग कंडीशन सेम है, मतलब 20 से 25 वाला अलग इंक्यूबेटर में और 30 से 35 वाला अलग इंक्यूबेटर में, हम उसको इंक्यूबेट करते हैं प्लेट को, और जो भी उसकी लिमिट वगैरह है उस लिमिट के अगेंस्ट में हम इसको क्रॉस चेक करके देखते हैं कि जो एक्चुअल लिमिट सजेस्ट की गई है अलग अलग ग्रेड है, अलग अलग ग्रेड के लिए वो लिमिट हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल मेथड, राइट। ये होता है। अच्छा, ये तो हो गया एक्टिव सैम्पलिंग, पैसिव सैम्पलिंग। इसके बाद एक और चीज़ होती है जो होती है गाउनिंग क्वालिफिकेशन। उसके टाइम पे क्या करते हैं हम, जिसको हम पर्सनल मॉनिटरिंग भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर पर्सनल क्वालिफिकेशन, जो भी अलग अलग नामों से लोग जानते हैं। उसमें क्या होता है, अच्छा ये मैं सोच रहा था कि ये थोड़ा सा मैं आपको जब गाउनिंग क्वालिफिकेशन सेपरेट एक चैप्टर रखूँ तो उसमें इसको बताऊँ, बट फिर भी थोड़ा एक आउटलाइन बताया था। इसमें क्या होता है, फिंगर टैब वगैरह करते हैं, फिर आपका मतलब पूरे बॉडी के अलग अलग हिस्सों की सैम्पलिंग करते हैं। सो इसमें बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है। अच्छा, और इसमें जो हम रॉडेक प्लेट हम यूज़ करते हैं उसमें क्या करते हैं, जो मीडिया होती है वो डोम शेप मीडिया होती है, राइट। और वही प्लेट की जो साइज होगी वही अगेन 55 mm की प्लेट होती है और डोम शेप मीडिया होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि अलग अलग बॉडी सैंपल लेते हैं, जैसे आपका फोरहेड का सैंपल ले लिया, ठीक है, फिर उसके बाद से आपका फोरहेड के बाद फिर आपका राइट आर्म पिट, लेफ्ट आर्म पिट, राइट मतलब फीट, फिर लेफ्ट फीट, ठीक है, ऐसे करके अलग अलग बॉडी पार्ट से सैंपल लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद से अगर फिंगर वगैरह की बात करें तो जो हमारा पाम है, ठीक है, पाम से वही जो 55 mm की जो प्लेट है जिसपे कि हमने डोम शेप मीडिया को ऑलरेडी उसमें एक्सपोज, उसका कंसंट्रेशन उस पर बनाया हुआ है, तो डोम शेप उस मीडिया से ही हम पाम पे जो माइक्रो बालिश होता है उसको ऐसे प्रेस करता है दोनों पाम पे, और फिर उसका सैंपल ले आकर उसको अलग अलग कंडीशन में, लाइक 20-25 वाले पे अलग और 30-35 वाले पे अलग कंडीशन में उसको इंक्यूबेट करके, और जो भी उसकी लिमिट वगैरह है वो हम चेक करते हैं। जैसे अगर फिंगर डैब मेथड की अगर लिमिट की बात करें तो केवल ये फिंगर डैब मेथड जो पाम की जो सैंपलिंग होती है वो केवल कहाँ होगी, वो या तो वो केवल बैकग्राउंड बी में ही होगी, राइट, ए और बी में ही होती है, ठीक है। सी और डी में नॉट डिफाइंड होता है, सी और डी में रिकमेंड नहीं होती है, ठीक है। केवल हम ए और बी तक ही हम क्रिटिकलिटी उसकी मेंटेन करते हैं। ये भी इसका रेशनल क्या है कि रिस्क, हमने ये डिसाइड कैसे हुआ, ये डिसाइड ऐसे हुआ कि मतलब सी और डी में क्यों नहीं करना है, क्योंकि हम ये अज्यूम करते हैं, अगेन ये रिस्क बेस्ड अप्रोच है, ये हम अज्यूम करते हैं कि जो भी हमारा सी और डी में है, अगर हम बी तक अगर हम क्रिटिकलिटी मेंटेन कर रहे हैं, एसेप्टिक मतलब जो भी कंडीशन होगा, कंट्रोल कंडीशन अगर मेंटेन कर पाए, तो सी और डी में उतनी क्रिटिकलिटी नहीं है। एयर की क्लीनेस लेवल धीरे धीरे, क्योंकि आपको पता है प्रेशर ग्रेडियंट होता है, ए में हायर प्रेशर, बी में थोड़ा उससे कम, फिर सी में थोड़ा उससे कम, डी में एकदम कम, तो सी और डी में आते आते क्रिटिकलिटी थोड़ा सा कम हो जाती है, रिस्क का जो लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए हम सी और डी में उतना हमें मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है, तो केवल बी तक ही हम मतलब पाम वगैरह की सैम्पलिंग करते हैं। और जो भी हमारा पर्सनल क्वालिफिकेशन के टाइम में जो भी बॉडी पार्ट्स की जो सैम्पलिंग होती है वो केवल ग्रेड बी में ही होती है, राइट। सो ये होता है फ्रेंड्स, ओके। बाकी डिटेल वीडियो when I'll cover that GQ gowning qualification part, in that video in detail I will tell you about each and every sampling aspect, the scientific rationale behind performing all this personal qualification and finger depth sampling, right. So these all things we will cover, and how many days, what is the minimum, what is the minimum days of days is required to qualify any new individual.
whoever is going to work inside the aseptic area. So minimum days कितने लगते हैं, अगर कॉन्सिक्यूटिव एक बार फेल हुआ तो दो बार तो कैसे इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, सेकंड टाइम पे फेल हुआ तो क्या करना है, अगर कॉन्सिक्यूटिव थर्ड टाइम पे फेल हुआ तो फिर उसके लिए क्या है, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें मैं डिटेल में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन in a separate video which will be called as a government qualification video, right? सो वहाँ पे उसको करेंगे. सो फ्रेंड आज का वीडियो यहीं पे हम क्लोज करते हैं. सो आज के वीडियो को मतलब मैं एक्टिव और पैसिव सैम्पलिंग के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको जानकारी देने की मतलब कोशिश करी, राइट? सो थैंक यू सो मच देखने के लिए. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिए, अपने मैक्सिमम कॉन्टैक्ट से इसको शेयर करिए. अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, कुछ आपके डाउट्स हैं तो प्लीज़ उस डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है? और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए और अच्छे कंटेंट हम डेली लेके आएंगे. थैंक यू सो मच.